हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सिलेबस का यूनिट सेकंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। सो ये इस वीडियो में एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ओके ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले हम डेवलपमेंट का काम, जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट करती है, जैसे कि एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो। लेकिन अब जो है वो प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं, वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ऐसा भी हो गया कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर हेल्थ केयर का हो, एजुकेशन का हो, कैंपेन्स हो, मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे प्राइवेट की हम बात करें, प्राइवेट कंपनीज जो डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं थ्रू CSR, जिसका मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, NGOs के साथ पार्टनरशिप, गवर्नमेंट कैंपेन्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे एग्जांपल दूं कि स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया, कंपनीज ने CSR फंडिंग दी, मीडिया ने अवेयरनेस क्रिएट की, NGOs ने ग्राउंड लेवल पे काम किया। यानी डेवलपमेंट अब सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं रहा है। ठीक है। या in this slide we will study about the corporatization of development. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसेस में कॉरपोरेशंस का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होना। ठीक होता था कि पहले कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाती थी, अब कंपनी सोशल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे 3 मेन चैनल्स हो गए, CSR इनिशिएटिव्स हो गए, कंपनी जैसे डायरेक्टली स्कूल्स, हॉस्पिटल, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें फंड करती हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं अगर, तो जैसे टाटा ग्रुप विलेजेस में एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स चलाता है। ठीक है। फिर सेकेंड इज़ योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, PPP भी बोलते हैं जिसको, एंड गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनी मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके हाईवेज हो गए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हो गए। देन वी हैव द लार्ज स्केल सोशल कैंपेन्स, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस मीडिया प्लस NGOs प्लस कॉरपोरेट्स मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। ठीक है। जैसे पल्स पोलियो कैंपेन हो गए। ठीक है। आपको 3 P's याद रखने, दैट इज़ द प्रॉफिट, पर्पस एंड द पार्टनरशिप। पहले सिर्फ हम प्रॉफिट देखते थे, फिर हम सोशल पर्पस देखने लगे, अब हम पार्टनरशिप मॉडल पे आ गए हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, जैसे फंडिंग इंक्रीज होती है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आता है, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्रिटिक्स की बात करूं अगर मैं, तो कभी कभी कंपनीज जेन्युइन हेल्प से ज़्यादा ब्रांडिंग करती हैं। एंड एग्जाम्पल जैसे मैं दूंगा कि अगर कंपनी पोल्यूशन भी कर रही है और एनवायरनमेंट कैंपेन भी चला रही है, तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली होता है। एक तरफ आप इतना पोल्यूशन कर रहे हो एंड दूसरी तरफ आप इन्वायरमेंटल कैंपेन चला रहे हो, तो ऑब्वियसली पीपल विल क्रिटिसाइज यू। कुछ तो ब्रांडिंग के लिए ही CSR करती हैं। नाउ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। In this slide we will study about the corporate social responsibility in India. CSR का मतलब हो गया कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सोसाइटी वेलफेयर के लिए स्पेंड करें। ठीक है। जैसे इंडिया दुनिया की फर्स्ट कंट्री है जहाँ CSR लीगली मैंडेटरी बनाया गया है। जैसे अगर मैं लॉ की बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 में अगर कंपनी इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करती है, लाइक अगर नेटवर्थ जो है उसकी 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो कंपनी को CSR करना बहुत कंपल्सरी है। इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, लाइक कंपनी को अपने लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% जो है वो CSR पे स्पेंड करना है। नाउ CSR एक्टिविटीज़ क्या कौन सी हो गई। ठीक है। अब जैसे हंगर रिमूवल हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में फंडिंग करता है। ठीक है। स्टूडेंट्स जो होते हैं चैरिटी और CSR में कभी कभी ना एग्जाम में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। आपको चैरिटी जो है वो वॉलंटरी होती है, बट CSR जो है इंडिया में लीगल ऑब्लिगेशन है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नॉन स्टेट एक्टर्स एंड मास कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट नहीं है बट डेवलपमेंट में काम करती हैं। जैसे आपके NGOs आ गए, आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, आपका इंटरनेशनल एजेंसीज आ गई, आपके फाउंडेशंस आ गई। NGOs की एग्जांपल लें तो यूनिसेफ चाइल्ड वेलफेयर कैंपेन्स चलाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है। मेजर कैंपेन के क्या एग्जाम्पल हैं, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आपका गवर्नमेंट प्लस कॉरपोरेट प्लस मीडिया जो फोकस करता है सैनिटेशन एंड हाइजीन पे।
देन वी हैव द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे ये फोकस करता है. देन वी हैव द डिजिटल इंडिया जो डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट एक्सेस पे फोकस करता है. देन वी हैव द पल्स पोलियो कैंपेन जो मास कम्युनिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. जैसे टीवी एड्स आप देख लो, रेडियो जिंगल्स देख लो, सेलिब्रिटीज़ को देख लो, डोर टू डोर अवेयरनेस दिए जा रही है, इंडिया पोलियो फ्री बैन. देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. ठीक है, पहले हमने लास्ट वीडियो में एक पैराडाइम के बारे में पढ़ा, अब हम तीनों पैराडाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. सो ये नेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेटिकल टॉपिक है. तो 3 पैराडाइम्स होते हैं. सबसे पहले आ गया आपका डोमिनेंट, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम बोलते हैं. सो वेस्टर्न मॉडल फॉलो करो, तो इसका कहना है कि वेस्टर्न मॉडल फॉलो करो तो डेवलपमेंट होगा. ठीक है, कम्युनिकेशन टॉप डाउन होता है, गवर्नमेंट मीडिया लोगों को मॉडर्न वैल्यूज सिखाती है. एंड स्कॉलर्स की बात करें तो एवरेट रॉजर्स ने ये दिया था, इनकी थ्योरी थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन 1962 एंड एग्जाम्पल दिया था इन्होंने टीवी एड्स प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग इन विलेजेस का. देन क्रिटिसिज्म क्या क्या फेस करना पड़ा, लोगों ने इसको वेस्टर्न सेंट्रिक बोला, इन्होंने बोला कि आप लोकल कल्चर को इग्नोर कर रहे हो. फिर आ गया हमारा डिपेंडेंसी पैराडाइम. सो ये डोमिनेंट मॉडल के ऑपोजिशन में था. ठीक है, इसका आइडिया था कि पोअर कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं बिकॉज रिच कंट्रीज उनको डोमिनेट कर रही हैं तभी. सो फोकस इसका मेन क्या था, ग्लोबल इनइक्वालिटी पे. स्कॉलर्स किन किन ने इसके बारे में बात की थी, बेल्ट्रान, फ्रैंक, मौलाना. ठीक है, सो ये किस कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर से. सो एग्जाम्पल जैसे हॉलीवुड जो वेस्टर्न मीडिया डोमिनेंस लोकल कल्चर को कैसे सप्रेस कर रहा है. देन वी हैव द थर्ड वन पार्टिसिपेटरी पैराडाइम. सो ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक मॉडल है, यहाँ डेवलपमेंट लोगों के से होनी चाहिए एंड इसका मेन आइडिया यही है. एंड लोगों को बोलना चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं चाहिए. तो इसके स्कॉलर थे पॉलो फ्रेरे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सेंट्रेशन का, जिसका मतलब था क्रिटिकल अवेयरनेस. ओके, अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि विलेज मीटिंग में, जैसे कोई गांव में मीटिंग हो रही है तो लोकल लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं. ओके, सो आपको ये याद रखना है कि रॉजर्स ने डोमिनेंट पैराडाइम के बारे में बात की, फरारे ने पार्टिसिपेटरी के बारे में बात की. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स एंड ईयर्स एंड फैक्ट्स. ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन. सो जैसे एवरेट रॉजर्स ने 1962 में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस दिया था, एग्जाम्पल से नई टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करना, इनोवेशन लाना. पॉलो फ्रेरे ने 1968 में पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस दिया था, जिसका मतलब था पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट. विल्बर श्राम ने 1964 में मास मीडिया को मैजिक मल्टीप्लायर बोला था, मतलब मीडिया डेवलपमेंट को फास्ट करता है. मैनुअल कैसल्स ने नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था, लाइक उन्होंने बोला था कि इंटरनेट और आईसीटीज़ जो हैं ये सोसाइटी को रीशेप कर रहे हैं. हैबरबास ने पब्लिक अफेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, लाइक पब्लिक डिस्कशन स्पेस का. एसडीजीज जो थे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में आए थे, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास एंड 2030 तक इनको अचीव करना हमारा टारगेट है. जैसे स्वच्छ भारत अभियान 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 एंड नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994, 1999 एंड और भी बड़ी सारी चीज़ें. आप एक बार प्लीज़ पीपीटी को गो थ्रू करें. नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ग्लोबल सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक अफेयर क्या है. ओके, सो ग्लोबल सिविल सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल एनजीओज और एक्टिविस्ट जो हैं वो ग्लोबल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गए. ये ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाती हैं. अब ग्लोबल पब्लिक अफेयर क्या होगा, ये कंसेप्ट मेनली जर्गन हैबरमास और मैनुअल कैसल से रिलेटेड है. इसका मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबल डिस्कशन स्पेस बनाना है, जैसे कि #MeToo मूवमेंट हो गए आपके, सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड डिस्कशंस होना. ओके, देन यू हैव द नेशन स्टेट टेंशंस. सो ग्लोबल मीडिया कभी कभी नेशनल कल्चर को चैलेंज करता है. एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ कि वेस्टर्न ओटीटी कंटेंट जो है वो लोकल कल्चर पर इम्पैक्ट करता है, इसीलिए कंट्रीज़ जो हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ बना रही हैं. नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं रॉजर्स वर्सेस फेरारी के बारे में. रॉजर्स ने टॉप डाउन मॉडल दिया, पैराडाइम के बारे में बताया था. देन पॉलो फ्रेरे ने पार्टिसिपेटरी पैराडाइम के बारे में बताया था, पार्टिसिपेशन के बारे में बताया था. देन वी हैव द MDGs एंड SDGs जो हमारे ये डेवलपमेंटल गोल्स हैं. MDGs कितने हैं, 8 गोल्स हैं. ठीक है, एंड SDGs कितने हैं, 17 गोल्स हैं. देन वी CSR है वर्सेस फिलंथ्रॉपी. फिलंथ्रॉपी जो है वॉलंटरी की जाती है, लेकिन CSR जो है वो मैंडेटरी होता है.
तो आप DDP करके इसको याद रख सकते हो, डोमिनेंट, डिपेंडेंसी एंड पार्टिसिपेटरी, जो आपके पैराडाइम्स हैं। जो मैंने आपको ये बताया था कि नेटवर्थ कितना टर्नओवर है, तो आपको कितना CSR करना है, वो भी आप इस तरह से एक ट्रिक दी है, वो आप देख सकते हैं और याद रख सकते हैं उस तरह से। ओके, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इस स्लाइड में बताया हुआ है कि CSR का नेट प्रॉफिट थ्रेशहोल्ड कितना होता है, ठीक है, 5 करोड़। एंड रॉजर्स किसके साथ एसोसिएटेड है? एवरेट रॉजर्स डोमिनेंट पैराडाइम के साथ। देन कंसेंटाइजेशन कंसेप्ट किसने दिया था? पॉलो फेरारे ने दिया था। अब एक आपका असर्शन एंड रीजन है। असर्शन ये है कि इंडिया CSR लॉ अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज यूनिक ग्लोबली, एंड रीजन इसका है इट इज़ द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल स्पेंडिंग एनफोर्स्ड बाय स्टैट्यूट। तो इसका आंसर क्या है? दोनों इसमें सही है, क्योंकि इंडिया इज इंडीड द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू लीगली mandate CSR spending. Then question 5th, we have the global public affair in digital age associated with, correct answer is Manuel Castles. Then we have the NUICO associated with UNESCO. So ये था एक टॉपिक आपका जिसमें हमने कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि उससे किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है सोसाइटी में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी इसी के साथ है, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। सो आज के इस लेक्चर में हम इंडिया के इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। अब ये रिफॉर्मर्स जो हैं ये सिर्फ सोशल वर्कर्स नहीं थे, ये एक्चुअली राइटर्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ एजुकेशन रिफॉर्मर्स थे, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, फिर चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, सती सिस्टम हो, अनटचेबिलिटी हो, इलिटरेसी हो, वुमेन अप्रेशन हो, सोशल इनइक्वालिटी हो, तो इन रिफॉर्मर्स ने मीडिया और कम्युनिकेशन का यूज़ किया था अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। एंड जर्नलिज्म एंड मीडिया कनेक्शन की बात करें तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने न्यूज़पेपर्स निकाले, पैम्फलेट्स निकाले, स्पीचेस दिए, पब्लिक कैंपेन्स चलाए। सो इसीलिए ये टॉपिक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल दूँ तो जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने न्यूज़पेपर यूज़ किया सती सिस्टम के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर्स के थ्रू नेशनलिज्म स्प्रेड किया, ठीक है। सो ये लोग न्यूज़पेपर के थ्रू जो थे स्पेशली बहुत ही जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं इनके बारे में बताते थे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट इन नेट एग्जाम, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे मीडिया हिस्ट्री के बारे में, प्रेस फ्रीडम के बारे में, पब्लिक अफेयर के बारे में, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, और सब इसी से कनेक्टेड हैं। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं? जैसे फाउंडर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, लाइक ब्रह्मो समाज किसने इस्टेब्लिश किया, आंसर इसका हो सकता है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अब न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक केसरी न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में था, दैट वाज इन मराठी। देन फिलोसफी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसने दिया, दीनदयाल उपाध्याय। सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम एरियाज की बात करें, जैसे ब्रह्मो समाज के बारे में आ सकता है, जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। सत्यशोधक समाज के बारे में आ सकता है, जो एंटी कास्ट मूवमेंट थी। देन भूदन मूवमेंट के बारे में आ सकता है, जो लैंड डोनेशन मूवमेंट थी। सप्ता क्रांति, 7 रेवोल्यूशंस बाय लोहिया। देन महत सत्याग्रह के बारे में पूछ लेते हैं, जो दलित वाटर राइट्स मूवमेंट थी बाय अम्बेडकर जी। सो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, और इसमें मोस्टली 2 से 4 क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हु आर सोशल रिफॉर्म इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। अब सोशल रिफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हैं और बेटर सोशल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनको रिफॉर्मर्स ने चैलेंज किया? जैसे कि पहला था कास्ट सिस्टम, जहाँ पे लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे दलित्स को टेम्पल्स और पब्लिक वेल्स यूज़ करने नहीं दिए जाते थे, ठीक है। सेकेंड इशू हो गया जैसे वुमेन ऑपरेशन, ओके। वुमेन को एजुकेशन नहीं मिलती थी, चाइल्ड मैरिज होती थी, सती प्रैक्टिस होती थी, इलिटरेसी थी, पोर और लोअर कास्ट लोगों को एजुकेशन डिनाई की जाती थी, उनको बैठने नहीं दिया जाता था स्कूल में सबके साथ। अब हम बात करेंगे कौन कौन से टूल्स यूज़ किए उन रिफॉर्मर्स ने अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। जैसे हम न्यूज़पेपर्स की बात कर लें, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन न्यूज़पेपर यूज़ किया अवेयरनेस लाने के लिए।
देन पब्लिक स्पीचेस, मास अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, देन एजुकेशन स्कूल एस्टैब्लिश किए गए, ठीक है। अब जैसे इसको रिलीजन रिफॉर्म, एंटी कास्ट चेंज थ्रू एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो ये सब जो थी ये कॉमन इश्यूज थे जिनके ऊपर काम किया गया था रिफॉर्मर्स के द्वारा। सो नाउ व्हाट आर द 3 वेव्स ऑफ रिफॉर्म। सो पहले 19th सेंचुरी रिफॉर्म। 19th सेंचुरी रिफॉर्म किस पे फोकस करती है? सती एबॉलिशन पे, वुमेन एजुकेशन पे, रिलीजियस रिफॉर्म पे, और इसके लीडर्स थे राजा राम मोहन राय एंड ज्योतिबा फुले। देन सेकेंड है आपका अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। ये नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म दोनों पे बात करती है। तो इसके लीडर्स कौन थे? तिलक, मालविया, गांधी जी, ठीक है, ये सब इनके लीडर्स थे। देन थर्ड वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म, जिसका मेन फोकस था कॉन्स्टिट्यूशन पे, सोशल जस्टिस पे, लैंड राइट्स पे। तो इसके लीडर्स कौन कौन थे? अंबेडकर, लोहिया, विनोबा भावे, ठीक है, इनके लीडर्स थे। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट सम रिफॉर्मर्स। तो अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी की एंड ज्योतिबा फुले जी की। नाउ हु वाज राजा राम मोहन रॉय? इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। एंड ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया था। इसका मेन पर्पस क्या था? आइडल वर्शिप को अपोज करना, रैशनल रिलीजन प्रमोट करना एंड मोनोथिज्म प्रमोट करना। और इन्होंने ये ब्रह्मो समाज कब बनाया था? 1828 में। सो मोनोथिज्म का मतलब हो गया वन गॉड कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने क्या रिफॉर्म लाया? ही फाइटेड अगेंस्ट सती सिस्टम। सती में जैसे विडो को हस्बैंड की फ्यूनरल पर ही जला दिया जाता था, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने बारबरिक प्रैक्टिस के अगेंस्ट कैंपेन चलाया। तो फाइनली 1829 में सती बैन हुआ अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। देन वुमेन एजुकेशन की बात की जाए तो राजा राम मोहन रॉय जी ये बिलीव करते थे वुमेन को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रेस फ्रीडम की बात की जाए, उन्होंने न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए जैसे संबाद, कामुदी, मिरातुल अकबर। सो मिरातुल अकबर क्या था? फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर था बाय एन इंडियन। नाउ विल कम टू ज्योतिबा फुले जी। सो इनका क्या था? ये चाहती थी कि ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी बने, जिनका मेन पर्पस हो कि ब्राह्मण डोमिनेशन अपोज करना, लोअर कास्ट को इक्वालिटी देना हर जगह पे, फिर वो पढ़ाई हो हर जगह, ओके। सो वुमेन एजुकेशन पे इनका मेन फोकस था। उन्होंने वाइफ सावित्री बाई फुले जी के साथ गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। सावित्री बाई इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर मानी जाती हैं, ठीक है। ज्योतिबा बाई फुले जी की फेमस बुक थी गुलामगिरी, जिसका मीन मतलब था कि स्लेवरी, ये कास्ट ऑपरेशन की क्रिटिसिज्म थी। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। Here we will study about the बाल गंगाधर तिलक, मालविया एंड गांधी जी। सो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोला जाता है। इन्होंने न्यूज़पेपर्स लाए जैसे केसरी मराठी लैंग्वेज में, महारता इंग्लिश लैंग्वेज में। ये इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जा सकता है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों थे न्यूज़पेपर्स? ठीक है, एक तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते थे और नेशनलिज्म स्प्रेड करते थे। सो गणेश फेस्टिवल, तिलक ने गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को एक पब्लिक फेस्टिवल बनाया था एंड इसका पर्पस क्या था? लोगों को यूनाइट करना अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इनका एक फेमस कोट था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी मदन मोहन मालविया। मदन मोहन मालविया ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी 1916 में। इनका मेन पर्पस था मॉडर्न एजुकेशन और इंडियन कल्चर को कंबाइन करना, ओके। भी इन लोगों के बारे में और भी चीज़ें हैं, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। यू कैन गो थ्रू दी PPT एंड रीड एवरीथिंग अबाउट दैम, ओके। नाउ वी विल कम टू महात्मा गांधी जी। सो महात्मा गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म को मास मूवमेंट बनाया था। इन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया था, जिनका मतलब था चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देन हरिजन सेवा संघ अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी। ही ऑल्सो उन्होंने नई तालीम एजुकेशनल थ्रू प्रैक्टिकल वर्क का कंसेप्ट लाया, जिसमें लाइक स्टूडेंट्स को फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट, स्पिनिंग, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। गांधी जी ने न्यूज़पेपर्स निकाले जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। तो मीडिया को रिफॉर्म का टूल बनाया, ओके। सो ये कुछ लाइक गांधी जी ने जिस तरह से काम किया है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली मीडिया कम्युनिकेशन में, या लोगों की किस तरह से हेल्प की है। देन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द PPT फॉर मच डिटेल and we'll move to the next slide. की फिलोसफीज एंड मूवमेंट्स, ठीक है। सो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय जी ने लाया था
एंड 1828 में उन्होंने ये लाया था और इनका मेन आइडिया था रिलीजन को रैशनल बनाना. सो सत्य शोधक समाज का कॉन्सेप्ट फुले जी ने लाया था, जिनका मेन आइडिया था कास्ट ऑपरेशन को ख़त्म करना. देन कल्चरल नेशनलिज्म तिलक जी ने लाया था, जिनके अकॉर्डिंगली कल्चर और फेस्टिवल्स के थ्रू नेशनलिज्म स्प्रेड करना चाहिए. देन सर्वोदया गांधी जी ने लाया था, जिनका मतलब था वेलफेयर फॉर ऑल. देन भूदन विनोबा भावे जी ने लाया था, जो लैंड ओनर्स वॉलंटरीली पुअर पीपल को लैंड डोनेट करें, इसका ये कॉन्सेप्ट था. सो एग्जाम्पल जैसे अगर किसी लैंडलॉर्ड के पास एक्स्ट्रा लैंड है तो वो पुअर फार्मर्स को दे सकता है. सो इट वॉज बेस्ड ऑन लैंड डोनेशन. देन अम्बेडकर फिलोसफी थी कास्ट एनिहिलेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसका मेन आइडिया था ह्यूमन डेवलपमेंट हॉलिस्टिकली होना चाहिए. देन सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया था राम मनोहर लोहिया जी ने. 7 रेवोल्यूशंस किए थे इन्होंने अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट्सेट्रा. ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So in this slide we will talk about the important names and organizations जो कि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में. जैसे कि ब्रह्मो समाज 1828 फाउंडर राजा राम मोहन रॉय. देन सत्यशोधक समाज 1873 फाउंडर ज्योतिबा फुले. देन BHU इस्टेब्लिश किया था 1916 में मालवीय जी ने. BHU मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. देन हरिजन सेवक संघ 1932 में, इसके फाउंडर थे गांधी जी. भूदन मूवमेंट 1951 में, जिसके लीडर थे विनोबा भावे. देन महद सत्याग्रह 1927 में BR अम्बेडकर जी, एंड इनका पर्पस था दलित्स को पब्लिक वाटर टैंक एक्सेस देना. देन अम्बेडकर बुद्धिज़्म कन्वर्जन 1956. तो रीज़न क्या था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपोज करने के लिए. देन इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे जैसे संवाद कौमुदी रॉय जी ने दिया, केसरी तिलक जी ने दिया, यंग इंडिया गांधी जी ने दिया, मूक नायक अम्बेडकर जी ने. मूक नायक का मतलब क्या था? लीडर ऑफ द वॉइसलेस. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here in this slide we will study about the BR Ambedkar जी, विनोबा एंड लोहिया जी. So डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित राइट्स के बिगेस्ट लीडर थे. महद सत्याग्रह में दलित्स को वाटर टैंक यूज़ करने नहीं दिया जाता था, तो अम्बेडकर जी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था. ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज दिल्ली सिविल राइट्स मूवमेंट था. सो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने इक्वालिटी को, जस्टिस को, रिजर्वेशन को, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था. सो इन 1956 ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, क्योंकि कास्ट सिस्टम रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे. सो विनोबा भावे गांधी जी के स्पिरिचुअल सक्सेसर थे. ठीक है, इन्होंने बुद्धन मूवमेंट स्टार्ट की थी, लैंड डोनेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी. इनका मतलब जैसे जो रिच लोग थे वो पोअर फार्मर्स को लैंड डोनेट कर सकते थे वॉलंटरीली. इन्होंने ग्राम दान शुरू किया था, एंटायर विलेज कलेक्टिव ओनरशिप में कन्वर्ट होता है जिसमें. नाउ वी विल टॉक अबाउट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. सो ही वॉज अ सोशलिस्ट थिंकर एंड सप्त क्रांति 7 रेवोल्यूशंस किए थे इन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी पे, जेंडर इनइक्वालिटी पे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे. देन चौखमा राज, पावर डिसेंट्रलाइजेशन, 4 लेवल्स, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंटर पे काम किया था. हाँ, सो ये तीनों के बारे में बताया गया है और डिटेल के लिए आप PPT पढ़ सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको PPT चाहिए. ठीक है, एंड here we will talk about दीन दयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. सो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसने दिया था? दीन दयाल उपाध्याय जी ने, प्रेजेंटेड इन 1964. इसका मेन आइडिया था वेस्टर्न कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों इनकम्प्लीट हैं. सो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हुई थी, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सब होना चाहिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. देन 4 डायमेंशंस की बात की थी उन्होंने, बॉडी फिजिकल नीड्स, माइंड में इमोशंस, इंटेलेक्ट नॉलेज एंड सोल स्पिरिचुअलिटी. सो अंत्योदया इसका मतलब हो गया लास्ट पर्सन का वेलफेयर. एग्जाम्पल अगर मैं दूर जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज पोरेस्ट पीपल को बेनिफिट करती हैं. ठीक है, तृतीय का मतलब हो गया नेशनल सोल और कल्चरल स्पिरिट, मीडिया और एजुकेशन इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट करने चाहिए. देन मीडिया कनेक्शन, इनके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट जर्नलिज्म को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को वॉइस देनी चाहिए. नाउ आई विल मूव टू दी लास्ट स्लाइड. या सो
अब कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। अब जैसे ब्रह्मो वर्सेस सत्याशोधक क्या था। अब ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? रॉय जी, राजा राम मोहन रॉय जी। एंड सत्यशोधक के कौन थे? ज्योतिबा फुले। ओके, फुले जी। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी कौन सी? ब्रह्मो समाज। एंड एंटी कास्ट कौन सी थी? सत्यशोधक। देन वी हैव द केसरी वस महाराता। केसरी जो था वो मराठी में था एंड महाराता किस में था? इंग्लिश में। देन वी हैव द भूदन एंड ग्रामदान। भूदन जो इंडिविजुअल लैंड डोनेशन पे बात करता है एंड ग्रामदान मीन्स होल विलेज डोनेशन। देन वी हैव द सप्तक क्रांति वर्सेस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। सप्तक क्रांति किसने दिया था? लोहिया जी ने, जो एक सोशलिस्ट थे। एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो एक हॉलिस्टिक फिलोसोफर थे। और ये जो मूवमेंट थी ये भी एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी। देन अम्बेडकर जी ने 3 Bs दिए थे, बुक, कॉन्स्टिट्यूशन, बुद्धिज्म कन्वर्टेड इन 1956 एंड बहुजन, वेलफेयर ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था। आप इन चीज़ों को इस तरह से याद रख सकते हो, एग्ज़ाम में आपको इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर समझ आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs यूनिट 2 के। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय।